तो वर्ल्ड बैंक के जुलाई 2025 के डेटा के अनुसार भारत अब आय समानता में वर्ल्ड में चौथे नंबर पर है, जिसका गिनी इंडेक्स 25.5 है। इससे आगे स्लोवाक रिपब्लिक 24.1 पर, स्लोवेनिया 24.3 पर और बेलारूस 24.4 पर है। फिर आता है भारत 25.5 के साथ। अमेरिका जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज, जिसका गिनी इंडेक्स 41.8 है और चीन 35.7 पर है, से आगे भारत की पोजीशन सच कहूं तो हिस्ट्रिक है और ये पिछले 10 सालों में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। तो गिनी इंडेक्स आखिर क्या है? इसे इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो गिनी ने डेवलप किया था। बेसिकली ये इनकम इनइक्वालिटी को मापता है, जहां 0 का मतलब है पूरी तरह से इक्वालिटी और 100 का मतलब है सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी। जैसे अगर एक इंसान के पास सब कुछ हो। गिनी इंडेक्स लॉरेंस कर्व पर बेस्ड है, जो पॉपुलेशन के क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन को क्यूमुलेटिव इनकम से कंपेयर करता है। वर्ल्ड बैंक का PIP या पावर्टी एंड इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म इस डेटा का मेन सोर्स है, जो हाउस होल्ड सर्वेज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे LIS और फ्रेड का यूज करता है। आइए भारत के गिनी ट्रेंड को देखें, जो इनइक्वालिटी से इक्विटी की ओर बढ़ रहा है। 2011 में गिनी इंडेक्स 28.8 था, इंडेक्स मुंडी के अनुसार। 2021 तक ये 32.8 था, विकिपीडिया और पुराने वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से। फिर 2022 में ये 25.5 पर आ गया, फ्रेड और वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और 2025 के लिए वह 25.5 का आंकड़ा इंडियन मीडिया जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस टुडे ने कंफर्म किया है। तो 2011 से 3.3 पॉइंट की कमी वास्तव में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर एक असली बदलाव दिखाती है। अब आइए भारत की तुलना दूसरे देशों से करें। CIA वर्ल्ड फैक्टबुक के अनुसार स्लोवाक रिपब्लिक का गिनी इंडेक्स 2021 में 24.1 है। स्लोवेनिया 24.3 पर है, वह भी 2021 में। बेलारूस 2020 में 24.4 पर है, यह भी CIA वर्ल्ड फैक्टबुक से है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत का गिनी इंडेक्स 2022 में 25.5 है। फ्रेड के अनुसार चेक रिपब्लिक 2022 में 25.9 पर है, चीन 2022 में 35.7 पर है और यूनाइटेड स्टेट्स का गिनी इंडेक्स उसी साल 41.8 है। ये दोनों न्यूज सोर्सेज से हैं। असल में भारत इनकम इक्वालिटी के मामले में सभी G7 और G20 देशों से बेहतर परफॉर्म करता है। तो भारत में सुधार क्यों हुआ? खैर, आइए कुछ बड़े पॉलिसी ड्राइवर्स को देखें। सबसे पहले है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसे 2014 में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। जून 2025 तक 50 करोड़ 59 लाख से ज्यादा अकाउंट खोले जा चुके थे। इस योजना से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT संभव हुए, जिससे लीकेजेस को कम करने और बिचौलियों को हटाने में सचमुच मदद मिली। अगला है आधार इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तक 142 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस सिस्टम ने सभी तरह की वेलफेयर स्कीम्स के लिए आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करने में मदद की है और सच कहूं तो इसने वेलफेयर बेनिफिट्स की कहीं ज्यादा टारगेटेड और एफिशिएंट डिलीवरी को पॉसिबल बनाया है। और आखिर में आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं। यह असल में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जो 2025 तक 50 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज को कवर करती है। इसने आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर को काफी कम किया है, खासकर गरीबों के लिए। तो आइए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। UPI या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वाकई ग्रामीण भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है। असल में जून 2025 तक हर महीने 11 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं। इसने कम इनकम वाले ग्रुप्स के बीच फाइनेंशियल एक्सक्लूजन को कम करने में मदद की है, जिससे डिजिटल पेमेंट ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं।
गरीबी में कमी की ओर बढ़ते हैं। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 2011 से 2012 में 16.2% से गिरकर 2022 से 2023 में 2.3% हो गई। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। पिछले 10 सालों में ही 171 मिलियन से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुमानों के अनुसार भारत जल्द ही उन देशों के ग्रुप में शामिल हो सकता है जहां 2% से कम गरीबी है। अब डेटा में विसंगतियों पर एक क्विक टेक्निकल क्लैरिफिकेशन। भारत के गिनी वैल्यू के लिए वर्ल्ड बैंक PIP इसे 2022 में 25.5 लिस्ट करता है, जो लेटेस्ट हाउस होल्ड सर्वे बेस्ड एस्टीमेट है। फ्रेड वर्ल्ड बैंक डेटा का यूज करते हुए उसी साल के लिए 25.5 रिपोर्ट करता है, तो यह न्यूज डेटा से मेल खाता है। विकिपीडिया दूसरी ओर 2021 के लिए 32.8 दिखाता है, जो शायद पुराने डेटा सेट या किसी अलग मेथड पर बेस्ड है। इंडेक्स मुंडी 2011 से 35.7 लिस्ट करता है, तो वह साफ तौर पर पुराना है। और CIA वर्ल्ड फैक्टबुक के पास भारत के लिए कोई रीसेंट अपडेट नहीं है। तो विसंगति के कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। ये अलग अलग सालों के यूज की वजह से हो सकता है, या शायद ये इनकम बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड गिनी के बीच का अंतर है। कभी कभी ये इस बात पर होता है कि नंबर्स प्री टैक्स हैं या पोस्ट टैक्स इनकम, और आप जानते हैं हाउस होल्ड साइज के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं। इन सभी फैक्टर्स के बावजूद 2025 के लिए आम सहमति 25.5 के आसपास दिखती है, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया है। भारत की रैंकिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजती है। यह एक इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल को दिखाता है, जो डिजिटल इनोवेशन को वेलफेयर टारगेटिंग के साथ जोड़ता है। और इंटरेस्टिंगली, भारत अब नॉर्वे, फिनलैंड और बेल्जियम जैसे नॉर्डिक देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है इक्वालिटी मैट्रिक्स पर, जो सच कहूं तो एक डेवलपिंग नेशन के लिए एक रेयर अचीवमेंट है। तो इनकम इक्वालिटी का मतलब जरूरी नहीं कि वेल्थ इक्वालिटी हो। भारत की वेल्थ इनइक्वालिटी, जिसमें टॉप 1% के पास लगभग 40% वेल्थ है, अभी भी ज्यादा है। अर्बन रूरल गैप और कास्ट लिंक्ड डिस्पैरिटीज आप जानते हैं अभी भी मौजूद हैं। और एजुकेशन, जेंडर और डिजिटल एक्सेस में इनइक्वालिटी को डेफिनेटली लगातार फोकस की जरूरत है। भारत की चौथी सबसे ज्यादा इनकम इक्वल कंट्री के रूप में रैंकिंग 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ वाकई एक दशक के ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स को दिखाती है। जबकि चुनौतियां अभी भी हैं, पॉवर्टी एलिविएशन, डिजिटल गवर्नेंस और वेलफेयर डिलीवरी में प्रोग्रेस खैर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। भारत बड़े डाइवर्स डेमोक्रेसीज के लिए एक मॉडल के रूप में खड़ा है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं। यहाँ वेरिफिकेशन के स्रोत दिए गए हैं। पहला, टाइम्स ऑफ इंडिया, जुलाई 2025 की रिपोर्ट। दूसरा, बिजनेस स्टैंडर्ड इनकम इक्वालिटी इंडेक्स फीचर। तीसरा, बिजनेस टुडे, भारत का गिनी स्कोर और पॉलिसी इम्पैक्ट। चौथा, फ्रेड डेटाबेस, वर्ल्ड बैंक गिनी एस्टिमेट्स। पांचवा, वर्ल्ड बैंक PIP, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025। और आखिर में CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक, दूसरे देशों के लिए 2020 से 2021 तक के डेटा का यूज करते हुए।